भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम। मैं उराना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। हम पहले एपिसोड में ईरान की सियासत और मईशत को समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि ईरान की आज मिडिल ईस्ट में जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सकें। तो विलियम डियार्क की जो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी वो ऑयल की तलाश में लग गई और उसका बहुत ज़्यादा वक्त और पैसा इस काम में लग गया, यहाँ तक कि उसे हुकूमत बरतानिया से पैसे लेने पड़े और हुकूमत बरतानिया ने उसके सारे शेयर्स खरीद लिए और उस कंपनी का नाम बदलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी रख दिया गया। फिर 1908 में ईरान में बहुत बड़ी ऑयल फील्ड दरियाफ्त हो जाती है और उसका सारा प्रॉफिट बरतानिया ले जाने लगा और ईरान को एज़ पर दी एग्रीमेंट 16% और साल की जो एक फिक्स्ड अमाउंट थी वो मिलने लगी। लेकिन अवाम में एक बेचैनी सी आ गई कि जनाब ऑयल हमारा है और फ़ायदा अंग्रेज़ उठा रहा है। अवाम ने फिर कहा कि जनाब शाह बिका हुआ है और कुछ करना चाहिए। तो उलमा जो सियासी असर रसूख भी रखते थे उन्होंने अवाम की मदद से प्रेशर डेवलप किया और शाह के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी शरिया लॉ नाफज होगा इस मुल्क में, शाह भी रहेगा और हुकूमत उलमा चलाएंगे और उसका नाम मजलिस रख दिया। ये सिस्टम बरतानिया की लाइंस पर था जिसमें बादशाहत और डेमोक्रेसी साथ साथ चलती है। मजलिस ने शिया मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन को ईरान का ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर कर दिया, यानी शरीयत जो है वो ईरान का एक ऑफिशियल लॉ बना दिया गया। फिर जनाब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है तो रशिया तो खैर ईरान से भाग जाता है, मगर ईरान का ऑयल उस वक्त तक बरतानिया की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका होता है। 1919 में मजलिस बरतानिया को अपना बिस्तरा गोल करने का कहती है। शुरू में तो वो जवाब दे देते हैं मगर फिर उन्हें जाना ही पड़ता है। बरतानिया जिस मुल्क से भी गया पीछे मसाइल ही छोड़ कर गया। बरतानिया ने फौज के एक ईरानी जनरल रज़ा खान को सपोर्ट किया, उसने शाह को यूरोप भिजवा दिया और मजलिस के बहुत से लोगों को या तो मरवा दिया या पैसे देकर ख़रीद लिया या कुछ को अपने बंदों से रिप्लेस करा दिया। मजलिस को उसने कमज़ोर कर दिया और उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखा। कजर डायनेस्टी को पहलवी डायनेस्टी ने रिप्लेस या आप उसे रिमूव भी कह सकते हैं किया, तो रज़ा खान एक सेकुलर और मॉडर्न लीडर बनकर सामने आया और उसने ईरान को मॉडर्नाइज कर दिया। रज़ा खान ने बरतानिया से ऑयल में प्रॉफिट की परसेंटेज 16% से बढ़ाकर 20% करवा ली, मगर उससे अवाम को फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतने में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है और ईरान सोचना शुरू करता है कि जर्मनी से भी हाथ मिलाया जाए, जो कि बरतानिया और रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अमेरिका बादशाह भी ईरान के ऑयल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है और ईरान इन 4 ताकतों के दरमियान में फंस जाता है। यूके और रशिया फिर ईरान पर दोबारा हमला कर देते हैं क्योंकि उनके लिए जर्मनी को ईरान से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे उनकी जो मेन सप्लाई रूट है जो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। ऐसे में यूएसए भी एंट्री मारता है ईरान और ईरान की इस मुश्किल वक्त में पैसे और फूड की सूरत में इमदाद करता है। जंग ख़त्म होने के बाद यूएसए एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम बनाता है और उसमें कहता है कि जनाब यूके की कंपनीज के साथ साथ अब यूएसए भी ईरान के ऑयल में 50% का हिस्सेदार होगा। अब ईरान के ऑयल से फ़ायदा उठाने वाला सबसे बड़ा प्लेयर यूएसए बन जाता है और यूएसए इसके साथ साथ ईरान के अंदरूनी मामलात में भी दखल अंदाजी शुरू कर देता है। यूएसए ईरान को सालाना $500 मिलियन एड भी देता है
تاکہ شاہ کی نظریں جھکی رہیں۔ 1951 میں مجلس کا ایک ممبر محمد مصادق امریکہ اور شاہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور مجلس کہتی ہے کہ اینگلو ایرانین آئل کمپنی سرے سے ہی اللیگل ہے اور ہم اسے نہیں مانتے۔ مجلس جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پولیٹیکلی تھوڑی ویک ہو جاتی تھی رضا کی دور میں، لیکن اس دفعہ پھر وہ عوام کی سپورٹ سے زور پکڑتی ہے اور وہ محمد مصادق کو ایران کا وزیر اعظم بنا دیتی ہے اور آئل کو نیشنلائز کر دیتی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کہتے ہیں کہ ایران نے ایگریمنٹ کو بریچ کیا ہے اپنے آئل کو نیشنلائز کرنے سے، اور وہ ایران پر سینکشنز لگا دیتے ہیں اور ان کا حکم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک ایران سے آئل نہیں خرید سکے گا۔ اس کے بعد یو ایس اے اور یو کے ایران میں سی آئی اے اور MI6 کو بھیج کر رضا شاہ کی ایک دفعہ پھر مدد کرتے ہیں اور محمد مصادق کو ہٹا دیتے ہیں۔ رضا شاہ دوبارہ امریکہ اور یو کے کی کمپنیوں کو آئل نکالنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ 1963 میں دوبارہ مجلس کا ایک آدمی جس کا نام آیت اللہ خمینی ہے وہ امریکہ اور شاہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت جلدی عوام کا بھرپور سپورٹ خمینی کو مل جاتا ہے تو شاہ خمینی کو پہلے جیل میں بھیج دیتا ہے، اور جب اس کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس کی پاپولیرٹی سے خوف زدہ ہو کر اس کو عراق ایگزائل میں بھیج دیتا ہے۔ مگر خمینی نے عراق میں بھی تحریک کو زندہ رکھا اور وہ سپیچز وہاں پر دیتے رہے۔ وہ ایران میں ان کی آڈیو ریکارڈنگ سمگل ہو کر جاتی تھی اور وہ لوگ سنتے تھے۔ خمینی عراق میں تقریر کرتے تھے، خطاب کرتے تھے اور پروٹیسٹ ایران کے اندر ہوتا تھا۔ خمینی کہتے تھے کہ کوئی بھی انسانی قانون ملک میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ شریعت ہی ملک میں نافذ ہونی چاہیے۔ صدام حسین خمینی کو عراق سے نکال دیتا ہے اور خمینی کو فرانس جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ تحریک کیسے چلتی ہے اس کو اگلے ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔